नई दिल्ली के स्पीकर हॉल में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री राजेंद्र गोयनका की पुस्तक संपूर्ण समाधान का भव्य विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है और ठोस नीतिगत समाधान सुझाती है। एक विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई जिसमें प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण और सामाजिक उत्थान से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा में शामिल प्रमुख हस्तियों में डॉ. विजय सोनकर शास्त्री, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री विक्रम सिंह प्रो. वी. उपाध्याय और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय जल मंत्री गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और अध्यक्ष IJCA पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सोनकर जी, राममोहन पाठक जी तथा सभागार में बैठे सभी गणमान्य अतिथियों का सादर नमस्कार। आज हम सभी राजेंद्र गोयनका जी की द्वारा लिखित पुस्तक संपूर्ण समाधान के लोकार्पण के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में स्वास्थ्य, उद्योग नीति, शिक्षा इत्यादि संबंधित समस्याओं के समाधान इस पुस्तक में सुझाए हैं, जिनका हम डिस्कशन तो करते हैं पर सॉल्यूशंस के बारे में कभी नहीं सोचते। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रभात जी का भी बहुत बहुत आभार और बधाई। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री CR पाटिल जी भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जल की समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ समाधान सुझाए बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी से जल संरक्षण करने का एक अनूठा प्रयास शुरू किया है, जिसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों से कई बार कर चुके हैं। पाटिल जी प्रधानमंत्री जी के विजनरी थॉट प्रोसेस को मूल मंत्र मानकर जल की समस्या का निवारण कर रहे हैं। मोदी जी के कैच द रेन की पहल को पाटिल जी ने न सिर्फ घर घर पहुंचाया, हर घर नल योजना को गति दी, बल्कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में प्रवासियों को मोटिवेट करके जन भागीदारी के माध्यम से लाखों बोरवेल लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। पाटिल जी अभी बता रहे थे कि आज तक टिल डेट 6,57,000 बोरवेल अब तक लगाए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसीलिए पाटिल जी कहते हैं कि यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भारत कहीं पे भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल एक समस्या नहीं, हर मुश्किल का समाधान होगा। यही नहीं, अपने ISO सर्टिफाइड ऑफिस के माध्यम से लाखों गुजरात वासियों की समस्याओं का समाधान वो करते हैं। आपके कार्यालय में जहां डेटा मैनेजमेंट के लिए आधुनिक व्यवस्था है, वहीं तमाम सरकारी योजनाओं की, संसदीय कार्य संचालन की पूरी जानकारी उपलब्ध है। कार्यालय में संपर्क, संकलन और संचालन पूरी तरीके से डिजिटल है। लाखों मतदाताओं के उनके पास पहुंचने के लिए ऐप की भी व्यवस्था है। आपकी फार साइटेड मैनेजमेंट, मेटिकुलस प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटिव वर्किंग ने आपको रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और यही नहीं, इस बार के गुजरात के चुनाव में 156 सीटें लाकर आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। That's why I always say that every problem has got a perfect solution. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज के हमारे सभी अतिथि वक्ताओं के एक्सपीरियंसेस हम सभी को अपने जीवन की समस्याओं से नहीं बल्कि समाधान से परिचय कराएंगे। इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए गोयनका जी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुझे इस कार्यक्रम का भागीदार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 2 मिनट में रहिए। राजेंद्र गोयनका जी द्वारा लिखित ये पुस्तक संपूर्ण समाधान का लोकार्पण आज हुआ है। मैं अब माननीय मुख्य अतिथि श्री CR पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि वो संबोधन करें आगे। उसके बाद CR पाटिल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी यात्रा किसी संघर्षशील सक्सेस स्टोरी से कम नहीं। और इसमें एक सिपाही से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर बनने तक की इस राजनीतिक यात्रा में कई अप्स एंड डाउन्स आए, पर इन्हीं मुश्किलों ने उनकी इच्छा शक्ति को और अधिक स्ट्रेंथ दी। उनका विजनरी थॉट प्रोसेस, पार्टी के प्रति कमिटमेंट, टाइमलाइंस के सांचे में ढले प्रोडक्टिव रिजल्ट उनको CR पाटिल बनाते हैं। आप देश के सबसे अधिक सफल प्रदेश अध्यक्ष बनकर उभरे और गुजरात में लगातार अडिग राज्य सरकार की बात उनका जिक्र किए बिना बिल्कुल अधूरी है।
किया। 2022 के चुनाव में पाटिल जी की पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस ने 182 में से भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटें दिलाई। सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी से लगातार 4 बार के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में देश में सबसे अधिक वोट और मार्जिन से जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। 2024 के भी संसदीय चुनाव में नवसारी क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। पाटिल जी भारत के पहले सांसद हैं जिनके कार्यालय को ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेशन मिला है। 1989 में पाटिल जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाजपा में शामिल किया। आप गुजरात के GIDC और अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे। सामाजिक सेवा के साथ साथ जल संरक्षण की दिशा में उन्होंने कई इनोवेटिव एफर्ट्स किए हैं। आपने गाँव को धुआं रहित बनाने और सांसद आदर्श ग्राम जैसे सार्वजनिक कार्यों की शुरुआत करके आदर्श खूब प्यार बटोरा। सूरत में कपड़ा और हीरा उद्योग के विकास के लिए काम करके आपने हीरा विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरत हवाई अड्डे के व्यापक विकास के लिए भी आप खूब प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज सूरत देश और विदेश के कई सारे शहरों से जुड़ चुका है। कोविड-19 के कठिन समय में भी आपकी मानवीय सेवाओं की खूब प्रशंसा हुई। पूरे गुजरात में कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती। नमस्कार। एक किताब का लोकार्पण करना और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से कि जिन्होंने 60 सालों के अंदर समाज में, व्यवसाय में, विचार में, विकास में पूरी तरह से घुल मिलकर जिस तरह से उनका अनुभव रहा उसको एक किताब के जरिए हम सबके सामने रखने का जो प्रयास किया है। वैसे माननीय श्री राजेंद्र भाई गोयनका जी, पद्म भूषण माननीय श्री राम माधव राय जी, हमारे मित्र डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, जिन्होंने मुझे कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रखा है, ऐसे श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी, श्री राम मोहन पाठक जी, और अभी आज यहाँ आए उसके पहले कुछ ही दिनों पे पहले उन्होंने इतनी सारी किताब मुझे भेंट में दी। ऐसे श्री प्रभात जी, प्रभात प्रकाशन, और यहाँ पर राजेंद्र गोयनका जी के आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आप सबको नमस्कार। जब मैंने गोयनका जी को पूछा था कि आपने अभी तक कितनी किताब लिखी, शायद पहले महात्मा गांधी जी इतना बड़ा सत्याग्रह करते थे स्वतंत्रता के लिए, और उन्होंने 79 के एज में 89 बुक लिख दी, आंदोलन भी चलाया, इतना बड़े स्वतंत्रता का संग्राम चलाया और इतनी किताब लिखी, और भी बड़ी बड़ी किताब, और आपने एक ही लिखी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने जब वो राष्ट्रपति नहीं थे उस टाइम एक छोटी सी किताब रखी थी, अग्निपथ। अग्नि की उड़ान, हिंदी में अग्नि, गुजराती में अग्निपथ था नाम, एक इंग्लिश में कोई अलग था। आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। करीब 90 पेज की छोटी सी किताब थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और उन्होंने उसके संपादकीय में अपने एक लिखा था, उन्होंने कहा था कि मैं किताब लिखूं या ना लिखूं, मेरे अनुभव इसमें शेयर करूं कि ना करूं, इसके लिए मैं बहुत सोच रहा था। मगर मुझे लगता है कि अगर मेरे इस किताब से अगर कोई एक आदमी के जीवन में भी अगर कोई फर्क आता है, इसके लिए मुझे ये लिखना चाहिए। कई अनुभव उन्होंने उसमें लिखे थे। एक अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ी बात थी। जब वो राष्ट्रपति नहीं थे और उनको राष्ट्रपति अवार्ड जब मिला था, तब हैदराबाद में उनका एक सम्मान का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में उनके जो शिक्षक थे, उनकी एज भी बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी एज थी, उनको अध्यक्ष स्थान पर बुलाया गया था।
वो शिक्षक को लगता था कि मेरी एज है, कोई साधन नहीं है, तो मैं जा नहीं पाऊंगा इस कार्यक्रम में। बहुत आश्चर्य के बीच अब्दुल कलाम साहब एयरपोर्ट से सीधे उनके घर गए, उनको लेकर कार्यक्रम में गए। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, मगर वहां पर वो टीचर ने क्या कहा, वो एक लाइन बहुत ही महत्व की थी। उन्होंने कहा था कि हे अब्दुल कलाम, तुमने पूरे देश को एक ताकत दी, मगर मेरा जीवन तुमने, एक शिक्षक, मेरा जीवन तुमने सार्थक कर दिया। तो बेटा बहुत अच्छा काम करता है तो माँ बाप खुश होते हैं कि हमारे बेटे ने हमारा नाम कर दिया। मगर एक टीचर अपने स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम करने से वो गर्व का अनुभव करे, उसके द्वारा उन्होंने पूरे शिक्षण जगत को एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपके स्टूडेंट में कहीं भी आपको अब्दुल कलाम मिल सकता है। वो अलग अलग क्षेत्र में देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ विशेष कर सकता है। ये बात उस टीचर ने अपने एक लाइन में कह दी। 60 साल का अनुभव उन्होंने एक छोटी सी किताब में कैसे संगठित किया होगा। आपको संपादकीय का अनुभव भी नहीं था, आपने तो कभी किताब लिखी नहीं थी ना। फिर भी जो आपने देखा, जो सुना, जो आपने अनुभव किया, उसको यहाँ पर इस किताब के द्वारा सभी समस्या का हल कैसे हो, समाधान कैसे हो, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। हम सबको क्या क्या प्रॉब्लम है, हम सबको पता ही है। समाज में क्या है, घर में क्या है, बाहर क्या है, देश में क्या है, उसका समाधान भी हम अपनी तरह से निकाल लेते हैं। मगर एक समाज के लिए जिन्होंने विचार के साथ, विकास के साथ, बहुत बड़े व्यवसाय के साथ ये टाइम निकालकर समाज की चिंता की और कुछ देने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बुक और जीवन, पुस्तक और जीवन को आप एक साथ बिना जोड़े आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास भी, मेरी लाइब्रेरी में करीब 1600 बुक है, 700-800 मैंने पढ़ी है। अब कम पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा पढ़ना कम हूँ। आपकी बुक तो मैंने अभी खोली नहीं है, मगर मैं मानता हूँ कि अलग अलग लोगों ने अपने विचार जब उस बुक के अंदर संपादन करते हुए लिखते हैं, वो हमें मार्गदर्शित भी करते हैं। अभी यहाँ पर भी बताया गया कुछ मेरे बारे में, शिप्रा जी ने कहा, कुछ बताया। मैं तो बहुत छोटी पुलिस की नौकरी करता था, 89 में छोड़ दिया और यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। तब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे अनुभव में मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कोई भी प्रॉब्लम उसको पहले मेजर करना चाहिए और मेजर करने के बाद ही मैनेज करना चाहिए। मैं अभी मसूरी में एक जगह पर गया था, जो वहाँ के जो अधिकारी, IAS अधिकारी को मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। तो मैंने कहा कि आप तो सब कोई डॉक्टर है, कोई IIT वाले हैं, कोई बड़े बड़े डिग्री वाले हैं। IIT तो मेरा भी डिग्री है, मगर वो आगे पीछे है, ITI है, आगे पीछे हो जाता है। मगर मेरा अनुभव है, हम अगर पानी में उतरना है तो पहले एक छोटा सा पत्थर डालते हैं, उसके आवाज से पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। फिर हम तय करते हैं कि हमें नाव में जाना है या दूर से जाना है, इसमें उतरना है, नहीं उतरना है। तो जीवन में भी हम जब कुछ करते हैं तब उसको अलग तरह से मेजर करते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, कितना नुकसान हो सकता है। वो भी एक मेजर करने का तरीका है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मगर किसी का अनुभव जब हमें बुक के रूप में मिलता है, पुस्तक के रूप में जब मिलता है, तो हमें थोड़ा काम करना भी इजी हो जाता है। मैं इतने सालों में जो मैंने देखा कि समस्या की बात उन्होंने दो चीज पर कही, एक एग्रीकल्चर के ऊपर
और एक मजदूर के ऊपर उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। मेरे पास भी करीब 150 एकड़ जमीन है, मैं फार्मर तो हूँ। करीब आपको बताने के लिए बताऊँ, मेरे पास 5 ट्रैक्टर है। मैं करीब 2 लाख केला लगाता हूँ। पानी है, भरपूर पानी है। और जो एग्रीकल्चर के जो डॉक्टर्स है, PhD साइंटिस्ट है, वो वहाँ पर कंसल्टिंग करते हैं, फिर भी मैं लॉस करता हूँ। अब आप भाव की बात करते हो, तो मोदी साहब ने तो कहा किया कि भाई जितनी लागत होती है उससे आपको प्रॉफिट हो, 50% प्रॉफिट हो, उस तरह के भाव भी तैयार करते हैं। तो आप जो कहते हो ना कि कम, अगर आपको उपज कम होगी तो आपको नुकसान होगा, उपज ज्यादा होगी तो भाव कम हो जाता है, तो भाव तो बांध दिए मोदी जी ने। और मजदूरों की बात है, मजदूरी के साथ आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री में मोदी साहब अनाज दे रहे हैं। अब विषमता देखिए कि कहीं से भी आज भी हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रधानमंत्री थे, मैं उसको कोई टीकात्मक नहीं कह रहा हूं, एक प्रधानमंत्री थे, जब देश तकलीफ में था तो उन्होंने कहा था कि एक टाइम का अनाज छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए। लोगों ने छोड़ दिया। और एक आज के प्रधानमंत्री है, वो कहता है कोरोना जैसा समय होगा, युद्ध से ज्यादा भयंकर स्थिति होगी, तो भी एक भी आदमी बिना खाए सोना नहीं चाहिए, एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। तो दोनों की सोच ये अलग अलग है। आपकी बात सही है। मैं पानी के साथ जोड़ के आपको एग्रीकल्चर के लिए बताऊंगा कि हम पानी का जो यूज करते हैं ना, पूरा देश में 83% पानी वो एग्रीकल्चर में जाता है। मैंने हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को कहा कि आप इसमें से निकालिए कि इसमें कितने लोगों को रोजी मिल रही है और कितनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सैलरी का कम है, मजदूरी कम मिलती है, तो कितना लोगों को मिलता है, दोनों को निकालिए। और उसको सब्सिडी कितनी जाती है सरकार से, वो भी फिगर निकालिए। हमारे मंत्रालय के अधिकारी ने पहले तो हमने कहा कि हमारा विषय नहीं, हमारा विषय पानी देना। मैंने बोला पानी को मेजर तो करना पड़ेगा। 14% पानी वो कम्युनिटी में जाता है और सिर्फ 2.5% पानी वो इंडस्ट्री में जाता है। और फिर भी हमें लगता है कि बहुत पानी इंडस्ट्री यूज कर रही है, मगर 2.5% में कितने लोगों को रोजी दे रहे हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, साथ में पोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो ये कितना है। हम एग्रीकल्चर में ऐसा मानते हैं कि ये नॉन पोल्यूटेड है, ये बिल्कुल नहीं है। जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं खेतों में, वो पानी जब बारिश होता है तो बारिश में से वो पानी में जो रहा हुआ, जमीन में रहा हुआ जो पेस्टिसाइड वो पूरा नदी में जाता है, नदी में से हमारे पीने में आ जाता है। हम चाहे कितना ट्रीट कर लेते हैं, उसमें से वो पेस्टिसाइड को दूर नहीं कर सकते। तो हमें इंडस्ट्री का पोल्यूशन सीधा दिखता है, मगर इसको अभी हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर भी। तो हम कैसे कम करें कि पोल्यूशन को एग्रीकल्चर में से, उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आपका सुझाव जो अलग अलग तरह से, उसमें आपके अनुभव के द्वारा इसके ऊपर भी थोड़ा आगे जाके आप कुछ लिखेंगे तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए। मैं तो पानी की बात है, इसके लिए थोड़ी आपसे बात भी कर लूँ, आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बारिश है। हमारे यहाँ कुदरत की मेहर है, करीब 4000 BCM बारिश होती है और उसमें से हम 2000 BCM पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश, हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की, और 2050 तक हमें जो विकसित भारत बनाने की कल्पना मोदी साहब ने हमारे सामने विचार रखा है, वहां तक हमारी आवश्यकता हो जाएगी 1180 BCM की। मगर हम जो बचाने की कोशिश करते हैं 2000 BCM में से, उसमें से हम बचा पाते हैं सिर्फ 750 BCM। अब ये 750 BCM में अगर हम बढ़ावा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कितना प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है सरदार सरोवर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम है, उकाई का डैम है, अलग अलग जगह पे बहुत डैम है, मगर पूरे डैम जो है आज जो बने हैं, बन रहे हैं, उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की ही है। उतना ही वो जल संचय कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जल संचय करने के लिए
अगर सबसे बड़ी अगर जगह जल संचय करने की जिनकी ताकत है वो है जमीन में पानी उतारना, और इसीलिए मोदी साहब ने मेजर कर लिया और कह दिया कि हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में जाना चाहिए, रुकना चाहिए। और हमने उसी के ऊपर काम करना शुरू किया। 2021 में मोदी साहब ने कहा था कैच द रेन, थोड़ा काम हुआ होगा उस टाइम भी। 2024 में जब 26 सितंबर को पीएम साहब सूरत आए थे, वर्चुअल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मातृभूमि से कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपको भी ध्यान में रखकर कह रहा हूँ। तो ये जो इस बात का परिणाम क्या हुआ कि सूरत में रहने वाले राजस्थान के लोगों ने 1,60,000 बोर 40,000 गांव में 4-4 स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया। उसमें से 60,000 स्ट्रक्चर बना दिए। मध्य प्रदेश में 35,000 स्ट्रक्चर बनाए। बिहार में 10 जिले के हर गांव में 4 बोर करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। और गुजरात का ये मॉडल लेकर जब हम चले तो 6 सितंबर के बाद आज सुबह का रिपोर्ट है कि हमने करीब 6,57,000 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। हमारा टारगेट है कि हम 31 मई तक 10 लाख को क्रॉस कर लेंगे। हम वहाँ रुकेंगे नहीं, मगर एक टारगेट, पहला लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जो सभी मिनरल के साथ ये पानी अगर जमीन में उतारा जाता है तो जब चाहे जब वो वापस मिलता है सभी मिनरल के साथ। आप खेत में बोर कर दो, ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, आपके कुएं में, आपके बोर में पूरा पानी मिल जाएगा। ये जो गांव में पानी बहकर निकलता है, ना खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में, नदी में से दरिया में चला जाता है, उसको वहीं स्टोर करने की कोशिश ये सबने मिलकर करनी चाहिए। गांव में आपको बताऊं, मैं थोड़ा मेरी बात कर रहा हूं बूथ के साथ, कि गांव में अगर छोटा घर होता है ना 14 बाई 45 का छोटा स्लैब, अगर 100 mm बारिश होती है तो भी 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में उतार सकते हैं। हम यूज कितना करते हैं? शहर में तो 125 लीटर पानी एक व्यक्ति को मिलता है पर हेड, और गांव में भी 55 लीटर पानी मिलता है। अगर 5 लोग हैं तो करीब 300 लीटर पानी रोज यूज करेगा। 365 दिन में वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक पानी यूज कर लेगा, मगर डिपॉजिट कुछ नहीं करेगा। अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हम बैंक में एफडी करते हैं, उसका अगर कैपिटल यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और अगर हम उसके अंदर डिपॉजिट करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो पानी चाहिए। या बैठे सब लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 7 पीढ़ी के लिए धन संचय कर लिया होगा, मगर जल संचय नहीं करोगे तो धन संचय कुछ काम में आने वाला नहीं है। धन से पानी बनता नहीं है, कोई इंडस्ट्री में पानी बनता नहीं है। और इसीलिए 2 ही चीज ऐसी है, जो ब्लड है और पानी है, जो इंडस्ट्री में नहीं होता। नहीं तो अभी तक कई इंडस्ट्री लग जाती, गोयनका जी भी डाल देते हैं। उनके तो 36 शोरूम है अलग अलग जगह पे। तो मैं शिप्रा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा देखो गोयनका जी को आप बताना कि उनके 36 शहरों में अलग अलग शोरूम होंगे, तो शोरूम की जगह उनके वहाँ मकान होंगे वहाँ पर, और जो गांव है वहाँ पर कम से कम हर गांव में 4-4 बोर कर दो। तो मैं रिक्वेस्ट उनको कर रहा था कि मैंने बोला मुझे तो निकलना पड़ेगा, तुम बता देना। मगर सिर्फ गोयनका जी के लिए नहीं, आप सबके लिए भी है। आप सब भी अपने घर का पानी जो नीचे पाइप उतरता है उसको 4 बाई 4 बाई 6 का, या जितना छोटी भी जगह हो जो खड्डा करके उसमें पत्थर डाल दो और पाइप 1 फुट नीचे डाल के उसको छोड़ दो। ऊपर से चाहे आप पत्थर लगा दो, कोई बात नहीं। तो इतना पानी सेव करोगे, जमीन में कहीं ना कहीं जाएगा वो पानी, और कहीं ना कहीं काम में आएगा। कि मैंने पानी की बात इसके लिए कर ली कि मैं भी अपनी बात रख दूँ, गोयनका जी तो रख दी। गोयनका जी ने कई प्रश्नों का समाधान रखा है, तो मेरा भी ये प्रश्न, उसका भी समाधान आप लोगों की ओर से मुझे मिल जाए। मैं गोयनका जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि पूरा अनुभव का निचोड़ उन्होंने किताब में उतारने की सफलतापूर्वक प्रयास किया। सिर्फ प्रयास नहीं किया, और सफल भी हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर
इतने लोग, पद्म भूषण जी, राम बहादुर जी आए हैं, डॉक्टर विजय सोनकर जी आए हैं, शिवराज जी है, राम मोहन पाठक जी है और प्रभात जी, उन्होंने ये संपादन किया होगा, प्रकाशन आपने किया ना। और आप लोग भी उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो मैं जरूर चाहूँगा कि उनका अनुभव और भी लोगों के साथ साझा करते रहे। मेरे कारण थोड़े समय में आगे पीछे हुआ है, मुझे बहुत अर्जेंट अहमदाबाद पहुंचना ज़रूरी है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मुझे पहले था कि मैं यहीं रहूँगा तो मैं पूरा टाइम बैठूँगा, आपके साथ बात करूँगा, सुनूँगा, मगर मैं चाहूँगा कि आपसे माफ़ी मांगते हुए अगर कोई बार मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ आपकी बात भी सुनेंगे, और आपके मन में कोई सुझाव आए तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन से, मैं शिल्पा जी से कहूँगा मेरा फ़ोन नंबर भी आपको दे देंगे, तो फ़ोन से भी या मुझे मिलकर भी आपके सजेशन मुझे भी मिले तो आप बहुत बहुत मुझ पर आपकी उपकार रहेगा। यही बातों के साथ मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। फिर से जयेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।